हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिकली यही चैप्टर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि वहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ पर हमने क्लास 11th में छोड़ा था उससे आगे हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस तरह की किसी भी तरह की कोई जो है अपने मन में शंका या टेंशन नहीं रखनी कि हमने क्लास 11th में टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्या मैं 12th में अच्छे से सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो वो सारी टेंशन मेरी है। मैं आपको टॉपिक इस तरह से करवाऊंगा कि आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमारे चैनल पर चले जाना, आपको क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं, अब जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी में सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपकी 4 एक्सरसाइजेस थी और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। सेम यहाँ पर तो जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सॉरी जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से हमें 1.3, 1.4, 1.3 में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ते थे, ठीक है, और 1.4 में हम बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ते थे। तो ये दोनों टॉपिक जो है सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने अपनी बुक से, सीबीएसई ने अपने सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया। तो ले देके हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो टॉपिक है इसमें से आप मान के चल सकते हो कि हाफ सिलेबस जो है वो रिमूव हो चुका है। तो वो आपके पास अच्छा चांस है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, मतलब कि समझो, ताकि हम इसमें से जो है वो मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएँ। तो देखो, उसके बाद चलते हैं रोड मैप पे। अब रोड मैप में बेसिकली क्या है, रोड मैप क्या होता है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, रोड मैप में हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, रिलेशंस और दूसरा है फंक्शंस, ठीक है। अब रिलेशंस जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज के बिना हम रिलेशंस जो है वो समझ नहीं पाएंगे। और अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस, तो हम फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिलेशंस में हमें करना क्या है, वैसे तो रिलेशन में कुछ खास नहीं है, जैसा कि बोला क्लास 11 में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से हमें स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। इसी का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में या केस स्टडी में कहीं पर भी आ सकता है, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेटिव रिलेशन पढ़ेंगे। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो 2 ही तरह के फंक्शन हमें पढ़ने हैं, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। तो आज की जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम रिलेशंस की बात करेंगे कि रिलेशंस होते क्या हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि इस टॉपिक में से ना आपको ये यूनिट 1 के अंदर आएगा, ठीक है, यूनिट 1 के अंडर है। और इसमें से आप अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि 5 to 6 मार्क्स का पेपर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं कि अगर हम ये एक चैप्टर कर ले तो हम 5 to 6 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रोड मैप। अगर हम आगे चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B। तो अगर हमारे पास एक, मतलब कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो ग्राफ पे पॉइंट्स नहीं हम लोकेट करते जैसे x, y, तो ऐसा ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें अब ये बहुत समझने वाली बात है, इसको ऐसे नहीं याद रखना कि A बिलोंग्स टू A। जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है जैसे B है वो दूसरे सेट से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट A हमारा है 1,2 एंड B हमारा है 3,4, ठीक है। अब अगर हम A क्रॉस B की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला एलिमेंट जो है वो पहले में से आएगा। जैसे 1 की बात करें तो 1 के साथ यहाँ पर 3 आ सकता है, 1 के साथ यहाँ पर 4 आ सकता है, ठीक है। अब 2 के साथ, अब 2 को उठा लो, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है। तो देख लो, अगर हम देखें यहाँ पर 1 जो है वो A से आ रहा है, 1 जो है वो A से आ रहा है, 2 जो है वो A से आ रहा है, 2 जो है वो A से आ रहा है।
पिछले एलिमेंट्स की बात करें 3 4 3 4 ये दोनों बी से आ रहे हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर मैं एक और एग्जांपल मतलब कि इसके साथ अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, जैसे ये है बी क्रॉस ए, अब पहले कौन आएगा? अब आप मेरे को बताओ पहले कौन आएगा, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। पहले कौन आएगा? पहले बी के एलिमेंट आएंगे। अब बी कौन है? अब बी यहां पर पहले 3। अब 3 को पेयर किसका करेंगे? ए के साथ 1। 3 को पेयर कर दो 2 के साथ। अब 4 की बारी है, 4 को पेयर कर दो 1 के साथ, 4 को पेयर कर दो 2 के साथ। आप चेकआउट कर सकते हो जितने भी जैसे 3 3 4 4 पहले एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? बी से आ रहे हैं। पिछले एलिमेंट 1 2 1 2 वो कहाँ से आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट की इतनी सी मतलब कि बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता होगी फिर आप रिलेशंस को जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन की। देखो बेसिकली अगर हम समझना चाहें रिलेशन होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रिलेशन लिखूँ ए इज फादर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का फादर है, तो ये एक क्या है? ये रिलेशन है रियल लाइफ में, ठीक है। ऐसे मैं ये भी एग्जांपल लिख सकता हूँ सी इज ब्रदर ऑफ डी। तो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये रियल लाइफ के रिलेशंस हैं, जैसे हमारा और आपका है, मैं टीचर हूँ स्टूडेंट हूँ, ये टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन हम लिख सकते हैं, लिखने का मतलब ये आपको पता है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, इसको अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक मैथमेटिक्स में एक एलिमेंट है वाई। अब हो सकता है कि x जो है वो y से छोटा है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? रिलेशन। तो रिलेशन इस तरह से होते हैं कि x जो है वो y से छोटा है। एक और रिलेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब अगर मैं x में 1 ऐड कर दूंगा तो वो y के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक रिलेशन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो ये भी एक रिलेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रिलेशन वर्ड का मतलब चेंज नहीं हुआ। जो रियल लाइफ में हम सोचते हैं रिलेशन का मतलब वही मैथमेटिक्स में है, बस रिलेशन बदल गया। यहाँ पर फादर था, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कुछ भी आ सकता है। चलो ये तो हो गई मतलब कि नॉर्मली हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है उनमें बात। अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप इसको जो है मतलब इस डेफिनेशन को ही नहीं समझ सकते। देखो इसलिए ना मैं एनसीईआरटी को हमेशा बेस्ट बुक मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई होती हैं, और उन बड़ी बातों को समझने के लिए आपने टेंशन लेनी, उनके लिए मैं हूं। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, आप खुद फील करोगे इस डेफिनेशन को। अब देखो यही जो इंग्लिश में लिखी हुई डेफिनेशन मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया हुआ, ध्यान से देखो। ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी, इस लाइन का मतलब क्या है? आर डॉट का मतलब क्या है? फ्रॉम ए टू बी। ये क्लियर है? अब देखो इज अ सबसेट ऑफ, अब देखो रिलेशन सेट जो है वो होता कैसे है। अब रिलेशन सेट में भी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ए कॉमा बी। अब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कैसे? ए हैज सम रिलेशन विद बी। अब ए का जो है वो रिलेशन होगा। अब रिलेशन आप समझ सकते हो कि ए और बी में लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कोई भी रिलेशन जो है वो हो सकता है। अगर उनमें रिलेशन होगा तो वो इस सेट में जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे सेट से आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? आर इज सबसेट। ये किसका निशान है? ये किसका निशान है? इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये है जी सबसेट का। इसका मतलब क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मुझे पता है बहुत से बच्चों को समझ में शायद आ गई होगी, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80-90% बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसको फील करने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3,4। ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ उससे आपको एक तो क्लास 11 का थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको उस रिकॉल करते करते ही आपको सीधा ही डायरेक्टली क्लास 12 से जोड़ दूंगा। मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें मैंने लिखा है 1 3 1 4 2 3 2 4। ये आपको पता, अब इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
अब देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ मैं कुछ रिलेशंस लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले रिलेशन 1 की बात करते हैं। अब रिलेशन 1 जो है वो कैसा है, अब उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब आपको पता है इसमें ऑर्डर्ड पेयर कब आएगा, जब ए और बी में क्या होगा, कोई रिलेशन होगा। अब रिलेशन क्या है, ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, एंड बी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। ठीक है, अब आप खुद बताना कि इस रिलेशन में वैसे आपको पता होना चाहिए, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, याद रखना। वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 12 के लिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ए कॉमा बी है, ए लेस देन बी है, तो इसमें कौन कौन से, आप इसमें ऑर्डर्ड पेयर में देखो। अब ध्यान से देखो, ए जो पहला एलिमेंट जो है वो बी से दूसरे एलिमेंट से छोटा है, तो यहाँ पर 1,3 आ सकता है, यहाँ पर 1,4 आ सकता है, यहाँ पर 2,3 आ सकता है, यहाँ पर 2,4 आ सकता है। देख लो, मतलब 1 जो है वो 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब सेम वे से एक और रिलेशन लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, दूसरा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से लिखूंगा, ए कॉमा बी, उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कैसा होगा कि b इज इक्वल टू ए प्लस 2, वेयर वही a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स लिखवाने की मुझे कोशिश करना। अब देखो b इज इक्वल टू a प्लस 2, अब आपको पता है यहाँ पर रफ में करते हैं। अब देखो यहाँ पर करते हैं a प्लस 2, b इज इक्वल टू a प्लस 2 है। ठीक है, a की कौन कौन सी वैल्यू मैं फिल कर सकता हूँ, a कहाँ से आ रहा है, इस समय की a में से, यहाँ पर मैं 1 फिल कर सकता हूँ, तो कितना आ गया b 3। अब 3 जो है हमारे b में है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1,3 जो है वो लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अगली बात करूँ, b इज इक्वल टू, अब a को मैं और क्या फिल कर सकता हूँ, 2, तो 2 प्लस 2 4 जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, यस। तो यानी कि यहाँ पर 2,4 b जो है वो मैं कि दोनों जो है मतलब कि लिख सकता हूँ। तो इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देख लो। ये b इज इक्वल टू a प्लस 2 है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट से 2 ज़्यादा है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब एक और रिलेशन की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। a कॉमा बी, b इज इक्वल टू a प्लस 3, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर a को 1 फिल करूँ, अगर मैं यहाँ पर a को 1 फिल करूँ तो b कितना आएगा, 4, और 4 जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मैं 1,4 लिख सकता हूँ। तो अगर हम एक और देखें, अगर मैं यहाँ पर मैंने मतलब कि मान लो a को 2 फिल किया, क्योंकि a की वैल्यू में 2 भी ले सकता हूँ, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5। अब कई बच्चे यहाँ पर लिख देंगे कि 2,5, बट ये गलत है। आपको पता है 5 जो है वो b को बिलोंग ही नहीं कर रहा, मतलब 2 जो है वो किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर 2,5 जो है वो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये बात भी जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना, मतलब एक ही एलिमेंट आया है, कितना आया है, R3 इज इक्वल टू 1,4। ठीक है, अब लास्ट रिलेशन की बात करते हैं। अब लास्ट जो रिलेशन है हमारा वो है R4। ठीक है, इसमें a कॉमा बी, a जो है वो b से बड़ा है। अब फिर वही बात, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, 1 3 आ सकता है, 1 जो है 3 से बड़ा है, नहीं। 1 जो है 4 से बड़ा है, नहीं। 2 जो है 3 से बड़ा है, नहीं। 2 जो है 4 से बड़ा है, नहीं। यानी कि ये क्या है, खाली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है सेट्स में हमने ये भी पढ़ा था, इसको हम 5 बोलते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 4 तरह के रिलेशन रखे हैं। तो अगर आप मेरी बात मतलब कि समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। R1 जो है वो बेसिकली a क्रॉस b के इक्वल, आप चेक कर लो। R1 जो है इसकी कितनी वैल्यू है, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये बराबर है ना इसके, तो उसके बराबर आ रहा है। R2 की अगर हम बात करें, R2 को मैं ये बोल सकता हूँ, ये a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है।
13 इसमें है, 24 इसमें है, यानी कि ये जो है ये इसका सबसेट है। R3 की अगर हम बात करें तो R3 भी A क्रॉस B का जो है वो क्या है, सबसेट है, 1,4 इसमें है। और R4 कितना है हमारा, R4 कितना है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है 5 हर एक का सबसेट होता है, मतलब R4 भी जो है वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। तो अगर आप मेरी बात पर गौर कर रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लास्ट पेज पे हमने डेफिनेशन में ये लिखा था कि रिलेशन कोई भी हो सेट A टू सेट B, वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी और रिलेशन डिफाइन किया A टू B। ये ध्यान रखना, मैंने रिलेशन डिफाइन किया A टू B, तो मेरे पास हर सिचुएशन में हमारा जो रिलेशन है ना वो सबसेट आ रहा है, या तो उसके बराबर आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है। मतलब यहां पर हमने डेफिनेशन को जो है फील किया। अब जो फील किया ये ऐसे ही नहीं फील किया, इससे हमारे बेसिक स्ट्रांग होंगे। आपको पता है, आपको केस स्टडीज, रीजन असर्शन के क्वेश्चन, एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो पहले से मतलब कि डीप में नॉलेज ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। ये क्लास 11 का काम था, ये भी हमने फील कर लिया। अब देखो इसी को मैं क्लास 12 से कैसे जोड़ूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे आपको छोटी सी बात बतानी है, छोटा सा एमसीक्यू आपको आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट पेज पे जो था वो सेट था A 1,2 एंड B कोई सेट था 3,4। ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम A टू B मान लो कोई डिफाइन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मैं कैसे लिख सकता हूँ कि कितने रिलेशंस जो है वो बन सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि हमें A और B सेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो आप याद रखोगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, 2, तो कितना बन गया 2 की पावर 4, ये कितना आया 16। तो हम इस मतलब कि A टू B में 16 रिलेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो ये बात आप प्लीज़ नोट कर लो, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी मतलब कि जो है वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये क्लियर आपको, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये आपका मेन क्लास 12th का टॉपिक है। इससे पहले जो भी हमने किया वो रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए किया, ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। अब ये चीज़ आपको अभी फील भी हो जाएगी, एम्प्टी, नल एंड वॉइड रिलेशन। इफ़ नो एलिमेंट इन सेट A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट B, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अब लास्ट पेज पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखो जी, R4 जो है वो हमारा एक क्या है, एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल R4 इज एम्प्टी और नल और वॉइड रिलेशन। ठीक है, आई थिंक आप इसको विद एग्जाम्पल आप समझ पाए हो कि इसको एम्प्टी, नल और वॉइड क्यों बोलते हैं। सेम वैसे यूनिवर्सल की बात करते हैं। इफ़ ए सब ये दोनों वर्ड ना वैसे बेसिकली सेट थ्योरी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इन सेट बी, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक सेट से रिलेट हो जाए, तो उसकी भी एग्जाम्पल है। तो लास्ट पे भी चलते हैं, ये देखो रिलेशन 1, ए का 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, ए का 1 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन जो है ये बेसिकली हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। इसकी भी 4 एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे R1 इज यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप ये आप जो है वो समझ पाए हो कि एम्प्टी सेट के एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा रिलेशन, एक टॉपिक नहीं मतलब छोटी डेफिनेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पहले बताऊंगा आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसका एक एमसीक्यू भी पेपर में आपको आया हुआ है, तो इसलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं,
वैसे ये लैंग्वेज है पहले, ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ। वेन एवर वी से दैट आर रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन सेट ए, वैसे नॉर्मली ये लिखा होता है कि रिलेशन जो है वो डिफाइन है ए टू बी, ठीक है। कई बार पेपर में ऐसा भी लिखा होता है डिफाइंड ऑन ए सेट ए, मतलब एक ही सेट पर डिफाइन है। उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आर फ्रॉम ए टू ए, उसमें जो इनपुट मतलब हमारी डोमेन है वो भी सेट ए है, जो हमारी आउटपुट मतलब रेंज है वो भी सेट ए है, मतलब जो लेफ्ट साइड में सेट है वो भी ए, जो राइट साइड में सेट है वो भी ए। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट आपको श्योर है कि पेपर में आएगा। मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों को जब हम तैयारी करते हैं लास्ट में एग्जाम्स के लिए कि या तो आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये वाला टॉपिक जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव का क्वेश्चन आ सकता है, या आपको 1 1 on 2 का आ सकता है। तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3। अब कोई रिलेशन है जो सेट ए पर जो है वो डिफाइन है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आपको पता है ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन जो है वो हमारा इस तरह से है, ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। अब अगर मैं ए क्रॉस ए लिखना चाहूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। अब बेसिकली इसको अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पर एक रफ में 1 2 3 लिख लो, ठीक है। ये मान लो बी है। अब 1 का 1 के साथ पेयर होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। सेम वे से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। सेम वे से 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया कि कोई भी अगर रिलेशन हम डिफाइन करें तो वहाँ पर ना बेसिकली मतलब कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। आपको पता है रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो पता क्या है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर every a belongs to a। अब इसको देखो, ये तो डेफिनेशन है कि इफ a कॉमा a belongs to r for every a belongs to a। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको मैं कैसे बोलूँगा या आप कैसे बोलोगे। इसको हम ऐसे बोलेंगे, a has relation with itself। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर खुद के साथ रिलेशन बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी भी एलिमेंट का अगर खुद के साथ रिलेशन बन जाए, रिलेशन आप समझते हो, रिलेशन को मैंने आपको समझा दिया, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ अगर रिलेशन बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 50% बात आपको समझ में आ गई, बाकी समझ में नहीं आई होगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना के रखी हुई हैं, अब आपको समझ में आएंगी। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली ये 4 एग्जाम्पल्स या 4 रिलेशंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे इसको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। रिलेशन 1 मैंने लिखा है 1 1 3 3। मुझे अब सोच के बताना, वीडियो को पॉज कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये बोल रहा है। ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है, एज 2 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू R1। ये आपको बात क्लियर है, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। R2, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 1 2 2, मतलब 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, बट 3 का 3 के साथ नहीं है। तो यहां पर भी सेम है, हम वही लिखेंगे, नॉट क्या लिखोगे, बोलो, नॉट रिफ्लेक्सिव एज 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R2। क्लियर है, ओके। अब इसकी बात करते हैं। अब मेरे को बताना
1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। ए में कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है, तीनों का आपस में रिलेशन है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो लास्ट में बताने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 1 2 2 3 3 1 2। ठीक है, अब देखो मैंने रिफ्लेक्सिव में आपको क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यही बोला ना। 1 का 1 के साथ है, यस है। 2 का 2 के साथ है, यस है। 3 का 3 के साथ है, यस है। 1,2 भाड़ में जाए यार, मुझे अपने इन तीनों से मतलब है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव ये बोल रहा है इसका खुद के साथ है, इसका खुद के साथ है, इसका खुद के साथ है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। एक बार वीडियो को पॉज करना और इसको समझ के देखना जो मैंने आपको समझाया, और उसके बाद जब आप पूरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छे से तीनों कर लोगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर यस वाकई में ये जो वीडियो है ना आपकी रिलेशन फंक्शंस की, ये बेस्ट वीडियो है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसा ही काम जो है और अच्छे से करता रहूँ। रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, सेम वही मतलब मैंने लिखा है लेट ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो ये हमारा ए क्रॉस ए की सारी वैल्यूज हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। इफ, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that P comma A belongs to R। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करना। अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ, इसका मतलब क्या है? A has relation with B, इसका मतलब तो यही है कि A का जो रिलेशन है वो B के साथ है। ये बात आप समझ गए ना? A का रिलेशन जो है वो B के साथ है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? B हैज रिलेशन विद A। अब इसको मैं आपको, ये बुकिश मतलब कि डेफिनेशन है, इसको मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, अगर ए और बी का रिलेशन आपस में है, ए का रिलेशन बी के साथ है, और अगर उसका उल्टा बी का भी ए के साथ हो जाए, तब उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। प्लीज मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ए और बी का रिलेशन है और उसका उल्टा रिलेशन बी का भी ए के साथ बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, 50% क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको पता है कहां से क्लियर करूंगा? इन एग्जाम्पल्स से। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपके सामने 4 पढ़ी हैं, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4। अब पहला रिलेशन मैंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। क्या लिखा है? 1,1। 1,1 का उल्टा करो, 1,1। ठीक है, वो यहां पर पड़ा है। 1,2 का उल्टा करो, 2,1, वो यहां पर पड़ा है। 2,1 का उल्टा करो, 1,2, वो यहां पर पड़ा है। मतलब जितने भी यहां पर एलिमेंट्स पड़े हैं उन सब का उल्टा भी है। 1,1 का उल्टा भी है, 1,2 का उल्टा भी है, 2,1 का उल्टा भी है। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज सिमेट्रिक। आई होप ये आप समझ पाए हो। आगे चलते हैं, इस रिलेशन 2 की बात करते हैं। 1,1 का उल्टा करो, 1,1, 2,2 का उल्टा करो, 2,2, 1,3 का उल्टा करो, 3,1, यस है। 3,1 का उल्टा करो, 1,3, यस है। 3,2 का उल्टा करो, 2,3, वो यहां पर है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? आप मेरे को बताओ। क्योंकि 3,2 तो है, एज 2,3 डज नॉट बिलोंग टू R2। अब यहां पर मैं आपको बात क्लियर कर देता हूं। देखो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें जो है, वैसे सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं ना। हाँ, आप बच्चे बोल सकते हैं सर इसमें 2,1 नहीं है और 1,2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई रिलेशन में एलिमेंट है,
हम उसी का उल्टा चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से 1,2, 2,1 को चेक करेंगे। इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा नहीं है। और अगर एक भी, अगर मान लो 100 एलिमेंट है, 100 में से 99 एलिमेंट्स का उल्टा है बट एक का नहीं है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक जो है वो नहीं होगा। आगे आ जाओ, सॉरी यहाँ पर ना ये आएगा, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू R2 कि 3,2 का उल्टा 2,3 यहाँ पर नहीं है। तो इसकी बात करते हैं 1,3 का उल्टा 3,1। अब वो यहाँ पर नहीं है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। एज 1,3 का उल्टा क्या होगा, 3,1 जो है डज नॉट बिलोंग टू R3। अब नेक्स्ट चलते हैं R4। अब ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया, ध्यान से देखो, ये 1,1 है, 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का उल्टा 3,3, मतलब हर एक का उल्टा है, मतलब हर एक का उल्टा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस इट इज सिमेट्रिक। अब इसको ना मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया। अभी ध्यान से देखो, 1,1 एक डबलेट है, डबलेट का उल्टा हमेशा होगा, 2,2 डबलेट है उसका उल्टा हमेशा होगा, 3,3 डबलेट है उसका उल्टा हमेशा होगा। तो जो एक डबलेट है ना वो हमेशा उसका उल्टा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो क्या है कि जो आपको MCQs में और आपको लास्ट में जाके आइडेंटिटी रिलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एवरी डबलेट, इसको डबलेट बोलते हैं, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो जो डबलेट होता है ना उसको बिना देखे सोचे समझे मैं सिमेट्रिक जो है ये बोल सकता हूँ। तो ये जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, हमें रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो गया, हमें सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया। अब ट्रांजिटिव जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी आपको लग सकता है। तो वही मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, डिफाइन सेट ए, तो ये A क्रॉस A की वैल्यू है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब बेसिकली है क्या। इसको लिखते हैं, इफ A, B बिलोंग्स टू R and B, C belongs to R, implies that A, C belongs to R। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि A का B के साथ हो, ध्यान से देखो यहां पर अगर आपने बात नोट की हो, ये सेम होना चाहिए। अगर A का B के साथ रिलेशन है, प्लीज यहां पर फिर से इफ वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। अगर A का B के साथ रिलेशन है और सेम वे से अगर B का C के साथ रिलेशन है, और यहाँ पर B या कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर अगर A और C का रिलेशन जो है वो बन जाए, A और C का रिलेशन जो है बन जाए, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। अब हो सकता है कि डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको सीधा लग रहा होगा ट्रांजिटिव की, सिंपल है, ठीक है, अगर इसका है इसका है, बट ये इतना सीधा नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले पहली एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो इसमें ट्रांजिटिव ना हमें हर एक पेयर चेक करना, आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ना 1,1 को उठा लो, ठीक है। 1,1 किसके साथ पेयर हो सकता है, 1,1 के साथ मैं 1,2 लिख सकता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखो क्योंकि इसमें ये वाला क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट यहाँ से मिलके क्या बनेगा, 1,2, वो यहाँ पर है, ये ओके है। 1,1 को मैंने दोनों के साथ चेक कर लिया, इसके साथ चेक नहीं कर सकता। 1,2 को चेक करते हैं, ठीक है। इसको ना 1,2 को 2,3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये पेयर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सेम है ना, तो 1,3 यहाँ से क्या निकल रहा है, 1,3, 1,3 यहाँ पर है नहीं, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव देखना बहुत इजी है, सिमेट्रिक देखना बहुत इजी है, बट ट्रांजिटिव थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको करके देखना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पर, अगर मैं इसको मतलब कि दिखाना चाहूँ, यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
अब आपके सामने मैंने यहाँ पर किया, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, एज कैसे लिखोगे आप, 1,2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2,3 belongs to R1 which implies 1,3 does not belong to R1। मतलब ये दोनों पेयर तो हैं बट तीसरा पेयर हमें नहीं मिला। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 1,2 नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं। अब देखो ये सबको चेक करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा करते हैं, जो भी पेयर है ना सारे ना, उसको फर्स्ट नंबर पे ब्लू कलर में लिखते हैं। 1 2 है और पेपर में भी चेक करना पड़ेगा। 1,1 है, 2,3 है, मैंने 4 पेयर लिख लिए। अब 1,2 जो है, अब 1,2 जो है वो किसके साथ पेयर हो सकता है, ये 2,1 के साथ पेयर हो सकता है, ये 2,3 के साथ भी पेयर हो सकता है। ध्यान से देखो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनको छोड़ दो, क्या मिलेगा 1,1, वो है, यस है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1,3, ये है, नहीं है जी। यानी कि यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया, इससे आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1,2 और 2,3 जैसे पिछली बार में था, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 1,2 और 2,3 जो है वो हमारे पेयर में तो है, बट जो 1,3 है वो हमारे पेयर में, मतलब कि वो हमारे रिलेशन में जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसको सेम कॉपी कर देते हैं। वैसे इसको कैसे कॉपी करेंगे, हो जाए यार। ठीक है, तो इसको इस तरह से, यस हो गया। तो सेम मैंने लिख दिया यहाँ पर भी। ठीक है, तो नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 1,2। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आएगा R2 मतलब यहाँ पर R2। अब समझ गए ना, 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं 1,2 2,3। तो पहले तो सारे पेयर जो है वो इस कलर में लिखते हैं। 1,2 पेयर है, 2,3 पेयर है, 1,3 पेयर, मतलब सारे पेयर आपने प्लीज़ चेक करने हैं। 1,2 जो है वो किसके साथ पेयर हो सकता है, 1,2 2,3 के साथ पेयर हो सकता है। एक ही साथ पेयर होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1,3, और इस बार हमारा 1,3 है। 2,3 जो है वो किसके साथ पेयर हो रहा है, किसके साथ पेयर ही नहीं हो रहा। 1,3 जो है वो किसके साथ पेयर हो रहा है, पेयर होने का मतलब जिसके यहाँ पर क्या हो 3 हो, पेयर ही नहीं हो रहा। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बात, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। बहुत से बच्चे इसको गलत बोलते हैं, या मतलब कि इसको वो गलत समझते हैं। अगर हमें पेयर, देखो यहाँ पर हमें 2,3 A, B तो मिल गया, बट यहाँ पर इसके साथ वाला B, C नहीं मिला, तो इसको हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। और अगर हम चेक नहीं करेंगे मतलब इसको हम ट्रांजिटिव की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये हमारा जो रिलेशन है, ये एक पेयर बन रहा था, यहाँ पर एक पेयर बन रहा था, उसका जो आगे पेयर है वो भी है, अब इसके आगे पेयर बने ही नहीं, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन जो है ये हमारा, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर हमें कोई पेयर मिले ही ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। यस इट इज़ ट्रांजिटिव, यस इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि ये ट्रांजिटिव मतलब अगर हमें पेयर ही ना मिले, मतलब ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अगर मान लो हमें 2 पेयर ऐसे मिल जाए, मतलब मान लो एक सेट में ना, मान लो इसमें यही होता, ये होता ही ना 1,2, इसमें सिर्फ 2,3 और 1,3 होता, ठीक है, तो भी ये ट्रांजिटिव होता, क्योंकि 2,3 का हमें कोई पेयर नहीं मिला, 1,3 का हमें कोई पेयर नहीं मिला, तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव। प्लीज़ ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब जितना का मेरी नॉलेज में है मुझे ये पता है कि ये ट्रांजिटिव है, तो प्लीज़ इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। यही बच्चों को, मतलब यही MCQs आपको आने वाले हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में है डबलेट। अब देखो डबलेट जो है ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अब देखो डबलेट जो है 1,1 है। अब 1,1 को मैं 1,1 के साथ पेयर कर सकता हूँ, ये सेम है। अब आगे क्या मिलेगा हमें, 1,1 ही मिलेगा। सेम 2,2 भी एक डबलेट है, 3,3 भी एक डबलेट है। तो हमारा जो मतलब कि बेसिकली डबलेट है ना, हमारा जो बेसिकली डबलेट है वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। इसमें मतलब कि देखो ध्यान से, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है।
तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रांजिटिव। अब ये भी मैंने जानबूझ के इसको कंसीडर किया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये डबलेट है और डबलेट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। जिस तरह से पिछली बार सिमेट्रिक में लिखा था, तो मैं क्या लिखूंगा, एवरी डबलेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो हम बस अपनी वीडियो के लास्ट में पहुंचने ही वाले हैं, बस अब एक डेफिनेशन और करनी है। तो हमें रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो गया, सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया, ट्रांजिटिव भी क्लियर हो गया। और कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे नीचे टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि सर मुझे यहाँ से जो है वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर, ठीक है, अब एक डेफिनेशन लास्ट रह गई है, इफ एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is reflexive symmetric and transitive। मतलब अगर कोई भी हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन फिर क्या हुई, कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको रहा भी है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको मैंने बोला था कि लास्ट में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये आपको MCQ हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब ये कुछ डेफिनेशन ना हमें सुनी सुनाई सी लगती है, अगर हम ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्सिव में भी हमने यही पढ़ा है, ए हैज़ अ रिलेशन विद इटसेल्फ। अगर एवरी एलिमेंट का रिलेशन जो है वो खुद से हो तो उसको हम, अगर ध्यान से देखो, ए हैज़ अ रिलेशन विद इटसेल्फ, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ए हैज़ आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पर ये जो वर्ड ओनली है ना, तो ये सारा डिफरेंस जो है ये क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है, R1, ठीक है। अब ये एक रिलेशन और लिखने वाला हूं, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताना, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, यस है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब सेम वे से बात करते हैं, क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये वाला R2 जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यस, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अभी आपको क्लियर करूंगा, आपको क्लियर नहीं होगा ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, देखो रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। 3 एलिमेंट है, तीनों का एक 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव भी है, तो दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। अब ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं, ये आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि मैंने साफ बोला है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब ये ना ये जो है ये जो बहुत स्ट्रिक्ट है, आइडेंटिटी का मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब ये स्ट्रिक्ट है कि ये सिर्फ अपने साथ ही, अपने एलिमेंट के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ ही होगा, 2 का 2 के साथ ही होगा, 3 का 3 के साथ ही होगा। दूसरे से इसको अगर यहाँ पर देखो ये फालतू आ रहा है 2,1, अब क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ डबलेट आएंगे।
आइडेंटिटी रिलेशन में, ठीक है, अब मैं लिख देता हूं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी, देखो एक तो आपको एमसीक्यू यहां से ये आ जाएगा कि इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन बताओ, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज कंटेन्स डबलेट ओनली, उसमें सिर्फ डबलेट होंगे। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में आप क्लियरली फर्क जो है वो जान पाए हो कि इसका मतलब क्या होता है, जब वो एमसीक्यू आ सकता है। अब क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा क्या होते हैं, डबलेट, और आपको पता है डबलेट रिफ्लेक्सिव भी होता है, डबलेट सिमेट्रिक भी होता है, और डबलेट जो है वो ट्रांजिटिव भी होता है। इसको हमने आज ही प्रूव किया है, तो ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी रिलेशन है हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव, मतलब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो जो वो खत्म है, ठीक है। अब देखो वैसे इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, बट उसको मैं आपको यहाँ पर अभी समझा नहीं सकता, उसको मैं विद एग्जाम्पल आपको जब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तभी मैं आपको जाके क्लियर कर दूंगा। बहुत ईजी सा टॉपिक है, जहां पर करूंगा तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये सारा चैप्टर ना इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, अलजबरिक है। तो थोड़ा सा आपको मतलब कि आपको अच्छे वे से समझ में आए वो टॉपिक की हम किसके बारे में बात, तो सिर्फ मैं थ्योरेटिकल बातें ही करके आपको टॉपिक नहीं समझाना चाहता। तो इसलिए जितनी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता था मैंने बेस्ट कोशिश की है, और बिलीव मी ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये दिल लगा के मन लगा के ये वीडियो जितने भी मिनट्स की बनी है, मुझे नहीं पता 30-40 मिनट्स कितने गए हैं, अगर आपने इसमें एक बार अपना टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक है, एक बार अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर लिया इस वीडियो में, उसके बाद आपको रिलेशंस में एटलीस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपको रिलेशंस क्लियर हो गया तब आपको फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगता है कि वीडियो ने बहुत मतलब कि थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। देखो इन सब से क्या होता है, इन सबसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यस जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक उन बच्चों तक पहुँच पा रहा है। तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स तो मेरे लिए एज ए फ्यूल काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।